Hello students, in this video we'll discuss theme 3 India in the 18th century, chapter number 6 Decline of the Mughals and Rise of Independent Kingdoms. Students, in this video we'll talk about how the mighty Mughal empire declined and after that rise of different independent kingdoms. ओके इतना बड़ा माइटी मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया, उसके बाद बहुत सारी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गई, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें बच्चा, तो 18th सेंचुरी एक सिग्निफिकेंट पीरियड था इंडिया की हिस्ट्री में। इंडिया के मैप में भी इस सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए, प्लस लैंडस्केप में भी बहुत सारे चेंजेस आए। जो मिडिवल पीरियड का सबसे पावरफुल एम्पायर था, जिसे हम मुगल एम्पायर कहते हैं, जो कि मिड 16th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था, अब वो डीके की तरफ जा रहा है। ठीक है, धीरे 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 करके डिक्लाइन हो रहा है और एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम लेटर मुगल्स की बात करें तो लेटर मुगल्स में आएंगे बहादुर शाह वन, जहांगीर शाह, फरूख शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगिरी टू, शाह आलम टू, अकबर टू एंड लास्ट वॉज बहादुर शाह जफ़र। ये जो बहादुर शाह जफ़र हैं, इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्ट लिया था और रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्ट लेने के कारण ही ब्रिटिशर्स इन्हें कहाँ भेज देंगे? रंगून। रंगून कहाँ है बच्चा? म्यांमार में। ठीक है, तो लेटर मुगल्स के नेम आपको लर्न करने हैं विद द ईयर्स कि कब से कब तक इन्होंने रूल किया। बहादुर शाह जफ़र ने जैसे रूल स्टार्ट किया 1837 में और इनका रूल एंड हुआ 1857 में। अकबर टू 1806 में रूल स्टार्ट किया, 1837 में ख़त्म हुआ। इसी तरीके से आपको सबका देखना है। ठीक है, ये जो है इमेज, ये है बहादुर शाह वन का, जो एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए हैं। नाउ फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इतना बड़ा मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन कर गया, वो कौन से फैक्टर्स थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? फर्स्ट, एक या दो फैक्टर नहीं है बच्चा, बहुत सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिक्लाइन और कोलैप्स के। किसके? मुगल एम्पायर के कोलैप्स के, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये बहुत सारे फैक्टर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो फोरमोस्ट रीजंस है वो है इनफेक्टिव गवर्नेंस। मतलब जब रूलर स्ट्रांग होता है तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अरेंज होने लग जाती हैं, पर जब गवर्नेंस ही इनफेक्टिव हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग नहीं रही, मतलब एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, इनफेक्टिव गवर्नेंस, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। कोर्ट इंट्रीग्यूज, मतलब कोर्ट में प्लानिंग प्लॉटिंग होने लगी, षड्यंत्र रचाए जाने लगे, पावर स्ट्रगल होने लगा। ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब सक्सेसर, औरंगजेब के जो सक्सेसर थे, मतलब जो औरंगजेब के खुद के बेटों में भी लड़ाई हुई रिगार्डिंग पावर की कौन नया राजा बनेगा, और आगे ये चलता रहा। इससे भी जो मुगल एम्पायर था उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमने कौन कौन से रीज़न पढ़े? पहला रीज़न इनफेक्टिव गवर्नेंस, दूसरा नो और लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, कोर्ट इंटरव्यू मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं कोर्ट के लोग, देन पावर स्ट्रगल बिटवीन और एमंग द सन ऑफ औरंगजेब, और लेटर मुगल्स ने इसको कंटिन्यू किया कि भैया एक राजा की डेथ होती है तो चारों जो उसके बच्चे होते, तीनों चारों या ज़्यादा, वो आपस में लड़ने लगते, मैं बनूंगा मैं बनूंगा। ठीक है, तो ये जो लड़ाई थी इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं रही और मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया। वॉर ऑफ सक्सेशन, तख्त के लिए लड़ाई। तख्त आधा खाएगा, मतलब जिस पे जो राजा बैठते हैं ना, थ्रोन के लिए लड़ाई। सक्सेशन मतलब आने वाला रूलर कौन होगा, उसके लिए लड़ाई। तख्त के लिए, थ्रोन के लिए, आने वाले राजा बनने के लिए लड़ाई। जो वॉर था सक्सेशन का वो चालू हो गया बिटवीन औरंगजेब्स 3 सन। औरंगजेब के जो तीनों बच्चे थे, लड़के थे, औरंगजेब की डेथ के बाद नया राजा बनने के लिए लड़ने लगे। पहला भी बोल रहा है मैं बनूंगा, दूसरा भी बोल रहा है मैं बनूंगा, और तीसरा चाहता है कि वो खुद ही बन जाए। पर इन सब में जीते कौन? बहादुर शाह वन, जिन्हें हम शाह आलम वन भी कहते हैं। इन्हें थ्रोन मिला 1707 में। चल, औरंगजेब के बाद कौन बन गए? बहादुर शाह वन।
पर जैसे बहादुर शाह उनकी डेथ हुई, अगेन स्टोरी रिपीटेड। अब कौन बनेगा नया राजा? आफ्टर हिज डेथ, जैसे बहादुर शाहवन की डेथ हुई तो दूसरा वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। वो बहादुर शाहवन के 4 लड़कों के बीच में हुआ। जहांदर शाह उसमें विक्टोरियस रहा। किसकी हेल्प से? जुल्फ़िकार खान, एक पावरफुल नॉबल था जुल्फ़िकार खान, उसने हेल्प की और उसकी वजह से जहांदर शाह जीता। तो औरंगज़ेब के बाद कौन बने? बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद कौन बने? जहांदर शाह। हर बार जब राजा की डेथ होती तो सक्सेशन का वॉर ब्रोकआउट हो जाता और बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाता। ठीक हुई बात। एक राजा की डेथ मतलब 2 3 4 भाइयों की लड़ाई और उसके बाद एक विक्टोरियस होता और वह नया राजा बन जाता। दिस वॉज बिकॉज द लॉ ऑफ प्रीमोजेनिचर वॉज नॉट फॉलोड बाय द मुगल्स, क्योंकि जो मुगल्स थे ये लॉ ऑफ प्रीमोजेनिचर को फॉलो नहीं करते थे। देखो इसमें क्या होता था प्रीमोजेनिचर में, जो पूरी प्रॉपर्टी है, जो पूरा राजपाट है या जो थ्रोन है, वो फर्स्ट चाइल्ड को ट्रांसफर हो जाएगा। हमारे इंडियन किंग्स इसी को फॉलो करते थे, लॉ ऑफ प्रीमोजेनिचर। प्रामोजेनिचर जिसमें क्या होता है, जो भी राजा के बाद जो राजा बनेगा वो उसका फर्स्ट सन ही बनेगा। ठीक है, मुगल्स इसको फॉलो ही नहीं करते थे। इनएप्ट सक्सेसर, इनएप्ट का मतलब होता है बच्चा ना काबिल, असमर्थ, इनकैपेबल, सक्सेसर्स। ठीक है, तो जो औरंगजेब था उसका एम्पायर इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि मैं बता नहीं सकती। और उसकी पूरे एम्पायर पे आयरन ग्रिप थी, हर जगह उसका कंट्रोल प्रॉपर था। पर वो सारे रूल जो औरंगजेब के बाद आए, जिन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं, जिन्हें हमने यहाँ पर पढ़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम बहादुर शाह वन टू बहादुर शाह जफर, ये उतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। जो लेटर मुगल्स थे ना ही तो उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थे, ना ही तो वो एक्यूमन थे। एक्यूमन मतलब क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाले। ना ही तो वो तेज बुद्धि वाले थे, इंटेलिजेंट थे। मतलब जो एकदम फास्ट डिसीजन ले लेना उसे एक्यूमन, फास्ट एंड गुड डिसीजन मेकर्स, एक्यूमन। तो ना ही तो वो एक्यूमन थे, ना ही तो उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थे, ना ही तो प्रॉपर तरीके से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन कर पा रहे थे। प्रशासन भी नहीं चला पा रहे थे और कुशाग्र बुद्धि भी नहीं थे, इंटेलिजेंट भी नहीं थे। औरंगजेब एंड हिज प्रेसिडर्स डिड। अकबर की बात करें, औरंगजेब की बात करें, शाहजहाँ, जहांगीर, ये फिर भी इंटेलिजेंट भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी इनके अच्छे थे। ठीक है, तभी तो हम मुगल एम्परर में अकबर को द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर भी कहते हैं। कितनी बार? क्यों? क्योंकि सब कुछ था उनके पास। एक अच्छे मिलिट्री पर्सनल थे, साथ में एक्यूमन थे, है ना, प्लस टॉलरेंट भी थे। पर लेटर मुगल्स में वो बात थी ही नहीं। इनमें से ज़्यादा तो प्लेजर लविंग, प्लेजर शेकिंग बन गए, वीक तो थे, कमज़ोर थे, इनफेक्टिव थे, साथ में ही उन्हें प्लेजर पसंद आने लगा। बस लग्जीरियस लाइफ जीनी थी, बाकी कुछ करना था ही नहीं। तो इन्होंने जो इनके अफेयर्स थे, जो इनको खुद अपने हाथों में रखने चाहिए थे, वो किसके हाथों में चले गए? नॉवेल्स के, गवर्नर्स के। और बहुत सारे जो गवर्नर्स थे उन्होंने खुद इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अरे राजा तो वीक है, वो तो प्लेजर लविंग है, उसने अपने किंगडम को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और इस तरीके से बहुत सारे सेंटर्स ऑफ पावर बन गए। देन फेलियर ऑफ जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम। जो मुगल ऑफिसर्स थे, मुगल ऑफिसर्स, उन्हें बड़ी बड़ी जागीर दे दी जाती थी। जागीर का मतलब लैंड का बड़े बड़े एरिया। कई बार विलेज का विलेज दे दिया जाता था, है ना, कि इस विलेज में आप रहो और इससे रेवेन्यू कलेक्ट करो और आर्मी को मेंटेन रखो, लाइक दैट। तो बड़ी बड़ी जागीर मिल जाती थी, बड़े बड़े लैंड एरियाज मुगल ऑफिसर्स को दे दिए जाते थे एज पेमेंट फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज। वो ऑफिसर क्योंकि राजा को मिलिट्री सर्विसेज दे रहा है, इसलिए राजा उसे बहुत बड़ा लैंड एरिया, कई बार विलेज, कई बार 2 3 विलेजेस दे देते थे। और ये सिस्टम कब से चला आ रहा था? अकबर के रूल से चला आ रहा था। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था और अकबर ने इस सिस्टम से बहुत एडवांटेजेस लिए, अपने एम्पायर को इंटैक्ट बनाए रखा। वो ऑफिसर जिसको जागीर दी जाती थी उसे कहा जाता था जागीरदार, जिसको बड़ी बड़ी जमीनें दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? जागीरदार। पर 17th सेंचुरी के एंड तक जो नंबर थे नॉवेल्स के, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए मुगल कोर्ट में, बहुत ज़्यादा।
और अब जागीर बची कम। देखो आपने सारी जागीर तो जागीरदारों को दे दी, तो अब आपके पास खुद ही ज़मीन नहीं है, बहुत थोड़ी सी ज़मीनें आपके बची है पास बची हैं। द क्राउन लैंड्स वर कन्वर्टेड टू जागीर। अब क्राउन राजा की जो ज़मीनें थी उनको भी जागीर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और किसको दे दिया गया? नॉवेल्स को दे दिया गया। देखो नॉवेल्स लिमिटेड नंबर में रहेंगे, आप उनको जागीर देते जाओ, ठीक है। पर जहाँ नॉवेल्स का नंबर बढ़ेगा, इतनी ज़मीनें लाओगे कहाँ से कि आप उनको दे दो? चलो, राजा ने अपना भी हिस्सा नॉवेल्स को दे दिया। इससे क्या हुआ? लॉस ऑफ रेवेन्यू इन द रॉयल ट्रेजरी। अब राष्ट्रीय खजाने में पैसा ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो रॉयल ट्रेजरी को रेवेन्यू लॉस हो रहा है। एंड रेवेन्यू फ्रॉम जागीर्स वॉज अप्रोप्रिएटेड बाय द जागीरदार्स। और जो जागीर होती थी उस पर जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था वो जागीरदार का होता था। मनसबदारी सिस्टम वॉज ब्रॉट इन टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग अकबर रीन। ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये भी अकबर के रीन में चलता था। पूरी मुगल आर्मी के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया था। किसकी रीन में? अकबर की रीन में, ठीक है। और ये जो मनसबदारी सिस्टम था ये हेल्प करता था टू कीप एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर मुगल आर्मी। जो मनसबदार थे वो ऑफिसर्स हुआ करते थे जो फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स को मेंटेन रखते थे एम्परर के लिए। जैसे मैं अकबर है, अकबर ने A B C D ऐसे 4 मनसबदार अपॉइंट कर लिए। अब चारों मनसबदारों को पता है कि मुझे कितने आर्मी पर्सनल मिलिट्री को मेंटेन रखना है। हर मनसबदार के पास फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स होते थे। और इस तरीके से जो अकबर की आर्मी थी या जो मुगल आर्मी थी प्रॉपर एफिशिएंटली मैनेज हो रही थी। ये सिस्टम भी वीक हो गया 17वीं सेंचुरी के बाद में, जब मनसबदार ट्रूप्स को मेंटेन करने का फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे, उसमें फेल हो जा रहे थे। तो मनसबदारी सिस्टम भी धीरे धीरे इनफेक्टिव हो गया, तो मुगल आर्मी के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहा। इट लैड टू डिक्लाइन इन द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ मुगल। और धीरे धीरे इसी मनसबदारी सिस्टम के फेल होने के कारण मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मुगल की कम होती गई। तो 2 सिस्टम जिनकी फेलियर को हमने देखा वो थे जागीरदारी सिस्टम, जागीरदार्स का जागीरदारी सिस्टम, और मनसबदार का मनसबदारी सिस्टम। दोनों ही सिस्टम क्या हो गए? फेल। औरंगजेब्स पॉलिसी। अब हम देखेंगे औरंगजेब की पॉलिसी क्या क्या थी। औरंगजेब्स लॉन्ग ड्रॉन कैंपेन इन डेक्कन में जो पॉलिसी औरंगजेब ने अडॉप्ट की, एम्प्टेड द स्टेट कॉफर्स, उसने स्टेट कॉफर्स को बिल्कुल खाली कर दिया। अब उसे न्यू सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था टू फंड डेक्कन एक्सपीडिशन। देखो डेक्कन वाला जो पार्ट था मराठास से लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था किसको? औरंगजेब को। आफ्टर 20 ईयर ऑफ रीन, 20 साल शासन चलाने के बाद इसने इम्पोज किया जिजिया। जजिया टैक्स होता है, जिजिया टैक्स किसके ऊपर लगाया? नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। देखो सिंपल सी बात कि मैं एक मुस्लिम रूलर हो, तुम हिंदू प्रजा हो, तो इफ़ यू वांट टू लिव सेफ इन माई रीन तो आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक हुई बात। 20 साल रूल करने के बाद डेक्कन एक्सपीडिशन को फंड करने के लिए इसने इम्पोज किया जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। दिस एलिनेटेड द हिंदूज एंड लेट अ लॉट ऑफ डिसकंटेनमेंट, असंतोष। डिसकंटेनमेंट मतलब असंतोष। अब ये जो हिंदूज थे वो सोचने लगे भाई ये तो मुगल रूलर है और ये तो देखो अब तो हमारे साथ ऐसा करने लगा, हमारे ऊपर वो टैक्स लगा रहा है। तो ये थोड़ी सी एलिनिएशन की फीलिंग आ गई किसमें? हिंदूज में। ये दूसरा औरंगजेब ने बेटा डिक्लाइन कर दिया डिमांड को। किसकी डिमांड को? मराठास की डिमांड को। मराठा बोलते थे हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, हम अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बना लेंगे। सेम ऐसा ही जाट ने बोला और सिख ने बोला, जिस वजह से भी औरंगजेब ने न्यूमरस वॉर लड़े मराठास के साथ, जाट्स के साथ और सिख के साथ। इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट आया आर्मी के ऊपर, मुगल एम्पायर के स्टेबिलिटी के ऊपर। देखो एक फ्रंट पे आप लड़ सकते हो, चारों तरफ से आप नहीं लड़ सकते हो। राजपूतों से भी आप लड़ रहे हो, मराठा से भी लड़ रहे हो, जाट से भी लड़ रहे हो, सिख से भी लड़ रहे हो। तो बेटा एक टाइम में मराठा के सैनिक लड़ रहे हैं, ठीक है, तब भी मुगल सैनिक लड़ रहे हैं। मुगल सैनिक थके हुए हैं फिर भी उन्हें जाट से लड़ना पड़ा, जबकि जाट सैनिक अभी फ्रेश है, वो पहली बार लड़ने आया है। सेम तो इस तरीके से जो मुगल की आर्मी थी वो थकने लगी और लड़ाई झगड़े के चक्कर में जो औरंगजेब था उसका जो बेसिक कंसंट्रेशन होना था, उसको जहाँ बेसिकली कंसंट्रेट करना था
एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में वो नहीं कर पाया। वो अपने एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वॉर विद मराठास, जाट्स एंड सिख्स। इट इवन डिस्ट्रॉयड ट्रेड इन द डेक्कन, और इस वजह से ट्रेड भी डिस्ट्रॉय हो गया। जो राजपूत चीफ थे जिनका मिलिट्री असिस्टेंस अब तक मुगल्स को मिलता आ रहा था, अकबर को मिला, शाहजहां को मिला, जहांगीर को मिला, पर अब वो मिलना बंद हो गया था। किसको? औरंगजेब को। ठीक है, तो जो राजपूत चीफ थे जिनका मिलिट्री असिस्टेंस ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता था मुगल्स के लिए, अकबर के दिनों से ही अकबर ने खुद राजपूत प्रिंसेस हरकाबाई, कुछ बुक्स उसको जोधाबाई बोलती हैं, कुछ हरकाबाई बोलती हैं, तो ठीक है दोनों ही ऑलमोस्ट सही हैं। उन्होंने तो जोधाबाई हरकाबाई के साथ शादी ही की थी, है ना, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। कुछ बुक्स उसी को हरकाबाई बोलती हैं, कुछ बुक्स उसी को जोधाबाई बोलती हैं। उन्होंने शादी की, और जो जोधाबाई के जो भाई के बेटे थे मान सिंह, वो तो जोधाबाई के साथ ही अकबर के पास आ गए थे। फिर अकबर ने उन्हें मनसबदारी भी दी, अच्छी पोजीशन भी दी अपने एम्पायर में। तो मतलब राजपूत इंपॉर्टेंट पिलर की तरह थे किसके लिए? अकबर के लिए, और अकबर के बाद शाहजहां और जहांगीर के लिए भी। पर औरंगजेब के टाइम में ये सिचुएशन अलग हो गई। औरंगजेब अग्रेशन टुवर्ड्स राजपूत लेड टू लॉस ऑफ राजपूत सपोर्ट। औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी ना एंटी राजपूत, वो राजपूत को पसंद ही नहीं करता था। इस वजह से भी राजपूत का सपोर्ट खत्म हो गया। ठीक है, एंड एलिजियंस भी। एलिजियंस का मीनिंग होता है निष्ठा, समर्थन, विश्वास। वो सब भी राजपूतों का खत्म हो गया। किसके टुवर्ड्स? मुगल के टुवर्ड्स। अग्री अग्रेरियन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। एग्रीकल्चर में भी क्राइसिस आई, इकोनॉमी में भी क्राइसिस आई। बेटा पहले ना ही तो बैंक थे, ना इंश्योरेंस सेक्टर था, ना ही टाटा थे, ना अडानी थे, कोई भी नहीं था। तो बेसिकली इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती थी? एग्रीकल्चर पे। अगर एग्रीकल्चर क्राइसिस आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक क्राइसिस तो आएगी ही आएगी। चलो 18th सेंचुरी में जब मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन करने लग गई, इंक्रीजिंग प्रेशर आया जागीर्स पे, तो जो एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी वो क्राइसिस में आ गई। जागीर्स के ऊपर, लैंड्स के ऊपर प्रेशर आया, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इकॉनमी क्राइसिस में आ गई। जो नॉबल्स जागीर्स थे उन्होंने अपनी लैंड को ट्रांसफ़र किया रिकरेंटली मतलब रेपिटेटिवली, अगेन एंड अगेन। सिंस द नोबल जागीर्स वर ट्रांसफर्ड रिकरेंटली, दे हैड नो इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग एनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी। जिनको अभी अभी ज़मीनें मिल रही हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे। वो नोबल जागीर्स जिनको ट्रांसफ़र हुई है रिकरेंटली मतलब रेपिटेटिवली, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जो ट्रांसफ़र हो रहा था, उनका इंटरेस्ट नहीं था किसी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी को अडॉप्ट करने में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाती। जो टैक्सेशन रेट्स थे वो भी बढ़ते जा रहे थे, और जो बर्डन था वो फाइनली पीजेंट्री पे ही आ रहा था। किसान को ही तो भरना था फाइनल पैसा। इस वजह से हम लोगों ने उस टाइम में देखा कि बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ। किसका? पीजेंट्स का। और पीजेंट्स मना कर गए कि हम रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था बेटा। इतना उनको टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था, इतना उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कि उन्होंने बोला अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। और बहुत सारे पीजेंट्स प्रोटेस्ट इस टाइम में हुए भी। फॉरेन इन्वेजन्स। अब ये जो फॉरेन इन्वेजन्स थे ना, ये पूर्ण आहुति की तरह काम किए। मतलब जो कुछ बचा कुचा ख़राब कंडीशन थी उसको और ख़राब किया। किसने? फॉरेन इन्वेजन से। पर्शियन रूलर नादिर शाह, ये वही नादिर शाह हैं जो हमारा कोहिनूर लेकर जाएंगे। फाइनली अभी कोहिनूर कहाँ है? क्राउन में। किसके क्राउन में? ब्रिटिश क्राउन में। ये जो कोहिनूर लगा हुआ है ये हमारा कोहिनूर। इंडिया से पर्शिया लेके कौन ही जाएंगे? नादिर शाह। पर्शियन रूलर नादिर शाह ने दिल्ली को इन्वेट किया 1739 में। नादिर शाह के जो अटैक थे उन्होंने मुगल एम्पायर को बिल्कुल वीक कर दिया। ही लूटेड इमेंस वेल्थ। मतलब नादिर शाह इतना कुछ लेके गया ना इंडिया से कि क्या ही बताएं। कोहिनूर ले गया, पीकॉक थ्रोन ले गया, गोल ले गया, और शाहजहां ने बनवाया था ये पीकॉक थ्रोन, ये खुद ले गया नादिर शाह, और उस पर आप बैठ के दिखा रहा है। लूट के लाया हुआ था, उस पर बैठना बड़ा शान लग रहा है इसको।
बहुत सारे इनवैल्यूएबल चीज़ें वो लेके चला गया। ही इवन टुक इनवैल्यूएबल कोहिनूर डायमंड, बहुमूल्य कोहिनूर डायमंड भी ले गया। पिकॉक थ्रोन भी ले गया, जो कि मुगल ग्रैंडियर और ग्लोरी का एक सिंबल था। मुगल्स की ग्रैंडियर और ग्लोरी मतलब क्या बोलना चाहिए, उनका जो वो भव्य रहन सहन था मुगल्स का, उसका सिंबल था पिकॉक थ्रोन, वो भी ले गया। कोहिनूर डायमंड ले गया। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान रूलर थे, उन्होंने भी दिल्ली पे अटैक किया। नादिर शाह तो ये सब लेके चला गया अच्छी अच्छी चीज़ें। उसके बाद आए अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन थे? अफगान रूलर थे। नादिर शाह कहाँ से आया था? पर्शिया से आया था। उन्होंने भी दिल्ली पे अटैक किया, वो भी कितनी बार? 5 टाइम। 1748 से 1761 तक, इसी बीच में उसने 5 टाइम अटैक किया। किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। जो मुगल एम्पायर थे उनसे साइजेबल टेरिटरीज इन अटैक्स के दौरान हाथ से छूट गए। ठीक है, जब अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, अटैक किया ना, तो बहुत सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। इन अटैक्स के बाद बहुत सारे रीजन थे जो पहले किसके, मुगल्स के कंट्रोल में थे। धीरे धीरे उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बताना चालू कर दिया कि अब हमारे ऊपर भी कोई मुगल वुगल रूल नहीं करते, हम खुद एक इंडिपेंडेंट किंगडम है। ये है अहमद शाह अब्दाली। अब मुगल एम्पायर हो गया पूरी तरह डिक्लाइन, तो राइज होगा इंडिपेंडेंट और रीजनल किंगडम का। ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ मुगल एम्पायर का, ये क्रिएटेड द वैक्यूम। देखो, अब सेंट्रल अथॉरिटी प्रॉपर नहीं है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इससे इमरजेंस होगा इंडिपेंडेंट और रीजनल किंगडम्स का। 3 लार्जेस्ट किंगडम जो इनके बाद बनेंगी वो होंगी बंगाल, अवध एंड हैदराबाद। 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स आफ्टर मुगल्स: बंगाल, अवध एंड हैदराबाद। ये है हैदराबाद, बंगाल, और ये रहा अवध। बंगाल को पढ़े हम तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान थे, जो दीवान थे बंगाल के। उन्होंने ये जो मुगल एम्पायर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो वीकनेसेस थी मुगल एम्पायर की, इसका एडवांटेज उठाते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया 1717 में। मतलब मात्र 10 सालों में औरंगज़ेब की डेथ हुई 1707 में, और 10 साल बाद ही 1717 में तो मुर्शिद कुली खान ने, जो कि पहले दीवान थे बंगाल के, अपने आप को इंडिपेंडेंट बता दिया। उसने अपनी कैपिटल को, ही शिफ्टेड इस कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, और ढाका से अपनी कैपिटल कहाँ ले आया? मुर्शिदाबाद। एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का अडॉप्ट किया, बढ़िया से रेवेन्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइज किया। बंगाल एक रिचेस्ट प्रोविंस बन गया 18th सेंचुरी में। मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को मुगल एम्पायर से फ्री कर लिया था, पीसफुल रिलेशनशिप्स बनाए उसने मुगल एम्परर से, और फिर फाइनली सक्सेसफुल हुआ इन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू द प्रोविंस ऑफ बंगाल। देखो बेटा, मुर्शिद कुली खान के पास एक क्या बोलना चाहिए, सॉफ्ट पावर थी, वो थी कि वो बातें अच्छी कर लेते थे। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को फ्री तो कर लिया मुगल एम्पायर से, पर उनके साथ जो रिलेशन रखे बहुत पीसफुल रखे। तो जो मुगल एम्परर थे उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की मुर्शिद कुली खान के लिए, और फाइनली मुर्शिद कुली खान ने एक बहुत ही प्रॉस्पर और रिच प्रोविंस बना लिया, प्रोविंस ऑफ बंगाल। ये है खातरा मस्जिद, जो मुर्शिद कुली खान ने बनवाई थी मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में। ही वॉज सक्सीडेड बाय सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खान को सक्सीड किया सुजाउद्दीन ने 1727 से 39 तक सुजाउद्दीन रहेंगे। ये सन इन लॉ थे। ठीक है, और इनको आर्ट, लर्निंग, कल्चर बहुत पसंद था, और ऐसे बहुत सारे लोगों को इन्होंने पेट्रोनाइज किया जो लर्निंग में, आर्ट में, कल्चर में बहुत ज़्यादा महारत जिनको हासिल थी, जो बहुत बढ़िया थे, एफिशिएंट थे उनमें। सुजाउद्दीन को सक्सीड किया उनके बेटे सरफराज खान ने। वो भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड था टुवर्ड्स रिलीजियन देन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसका ध्यान भी बिल्कुल औरंगज़ेब की तरह था कि एडमिनिस्ट्रेशन हो ना हो, रिलीजियन को तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी ही है। तो बेटा, ये जो सरफराज थे ये भी इंक्लाइंड थे किसकी तरफ? रिलीजियन की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इनका ध्यान था थोड़ा सा कम। इनका भी टाइम पीरियड बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया
1714 में जब इनकी हार हुई बैटल ऑफ गिरिया में, 9 अप्रैल 1740 में, बाय अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान गवर्नर थे पटना के। अलीवर्दी खान कौन थे बेटा? पटना के गवर्नर थे। इन्होंने किसको हराया बेटा बैटल ऑफ गिरिया में? सरफराज खान को। अब अलीवर्दी खान के पास पावर आ गई है बंगाल की। अलीवर्दी खान ने 1740 से 56 तक रूल किया, 16 ईयर्स रूल किया और बंगाल के नवाब बन गए। ये बहुत ही एबल नवाब थे, ठीक है, एफिशिएंट थे, इफेक्टिव थे। इन्हें बहुत अच्छे से समझ थी कि ट्रेड को प्रमोट करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मर्चेंट को एनकरेज करो, भले वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, हमें वो टैक्स तो दे के ही जाएगा और रेवेन्यू तो हमारे पास ही आएगा। इसीलिए ट्रेड के इंपॉर्टेंस को जानते थे। इन्होंने बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बनाया यूरोपियंस के साथ, ठीक है, एंड डिड नॉट अलाउ देम टू इंक्रीज देयर मिलिट्री प्रेजेंस। यूरोपियन के साथ रिलेशन अच्छे बनाए, उन्हें ट्रेड करने दिया, पर कभी भी उन्हें अलाउ नहीं किया कि वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाएं। फिर आए सिराजुद्दौला 1756 1757। सिराजुद्दौला ग्रैंडसन थे अलीवर्दी खान के। ये लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे बंगाल के। सिराजुद्दौला लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे बंगाल के और ग्रैंडसन थे अलीवर्दी खान के। बहुत ही टेंडर एज में, बहुत ही कम एज में इन्हें रूलर ये बन गए बंगाल के। लैक द स्किल ऑफ टू रूल बंगाल। देखो बंगाल एक रिचेस्ट प्रोविंस था, बड़ा प्रोविंस था, इसको रूल करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत थी, पर बहुत कम एज होने के कारण इनमें वो स्किल्स नहीं थे। इनका जब रूल चल रहा था तो बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा ऑफिशियल्स के बीच में, आर्मी को नेग्लेक्ट किया गया। इससे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक स्ट्रॉन्ग फूट होल्ड बंगाल पे जमा लिया। अंग्रेज बड़े चतुर होते हैं, इनको जहाँ कमी दिखती है वहाँ घुस कर सब काम तमाम कर देते हैं। तो इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में जो कि हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। इसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ कौन रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर पास्ड इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। और अब ये रिचेस्ट प्रोविंस जो पहले किसका पार्ट हुआ करता था? मुगल एम्पायर का। फिर बाद में बड़ा इंडिपेंडेंट किंगडम। सिराजुद्दौला जब रूल कर रहे थे तो वो हारे ब्रिटिशर्स से। किससे हारे? ब्रिटिश की साइड से कौन लड़ रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। और अब जो बंगाल है वो किसके पास आ गया? ब्रिटिश के पास। अब हम बात करेंगे अवध की। अवध, अभी जो स्टेट था अवध का, उसमें अगर हम बात करें कि आज की मॉडर्न डे में क्या क्या आता है अवध में, तो आता थे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, अयोध्या, वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती थी। 1722 में जो मुग़ल एम्परर थे मोहम्मद शाह अपॉइंटेड सादत खान एज द गवर्नर ऑफ प्रोविंस ऑफ अवध। अवध प्रोविंस के गवर्नर किसको बना दिया गया? सादत खान को। किसने बनाया? मोहम्मद शाह ने। ही वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड करेज। ये किसके लिए जाने जाते थे? अपने इंटेलिजेंस के लिए, करेज के लिए, और ये बहुत ही जल्दी ही बहुत ही एक पावरफुल गवर्नर बने। कौन? सादत खान, ठीक है। सादत खान को अपॉइंट किया मोहम्मद शाह ने। सादत खान बहुत इंटेलिजेंट थे, करेजियस थे और जल्दी ही ये पावरफुल गवर्नर बन गए। जैसे ही पावरफुल गवर्नर बन गए, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट और पूरा के पूरा मिलिट्री, पॉलिटिकल, मिलिट्री और फाइनेंशियल अफेयर्स जितने भी प्रोविंस के थे सब अपने हाथों में ले लिए। सफदरजंग जो इन्हीं का सन इन लॉ था, ठीक है, उससे अपॉइंट किया गया था वजीर अवध का। पर जब सादत खान की डेथ हो गई 1748 में, अवध विटनेस्ड ग्रेट प्रॉस्पेरिटी अंडर बोथ द नवाब्स, ठीक है। उसके बाद वो कौन आ गए? सफदरजंग। और अवध में बहुत प्रॉस्पेरिटी आई दोनों ही नवाब के रीन में, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। लोगों ने साउंड एडमिनिस्ट्रेशन को एंजॉय किया, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया, बहुत सारे फर्टाइल नेबरिंग लैंड एरियाज जो थे उन्हें अवध के कंट्रोल में लाया गया। अब ये देखो बेटा, आड़ी टेढ़ी कैसे भी ऊट पटांग फ़ोटो खींचो और बस मैडम को वीडियो बनाने को बोल दो, है ना। कभी देखते भी नहीं हो कि हमारे पीडीएफ में प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो, बहुत सारी लैंड अवध के कंट्रोल में ले आए। ट्रेड भी बढ़ा, कॉमर्स भी बढ़ा, ट्रेड एंड कॉमर्स थ्राइव्ड। लखनऊ को कैपिटल सिटी बना दिया गया अवध का, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टिंक्ट कल्चर,
यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पे नया नया आर्ट कल्चर सीखने को मिलने लगा। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ पीस रहा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रही, बहुत टाइम तक शांति रही, बहुत समृद्धि रही। आर्ट और आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। द बारा, इमाम बारा इन लखनऊ, बारा और इमाम बारा इन लखनऊ ये एग्जाम्पल है नए आर्किटेक्चरल फॉर्म के जो अवध में डेवलप हुआ 18th सेंचुरी में। और जो बारा और जो इमाम बारा थे बच्चा, वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के अंदर बिल्ड किए गए। ये जो बाड़ा और इमाम बाड़ा था, इसमें जब भी फेमाइंस आती थी, भुखमरी का टाइम आता था, अकाल पड़ जाता था, जब लोगों के पास खाना नहीं होता था या सूखा पड़ जाता था, तो जो अवध के जो नवाब थे वो वहाँ से खाना बांटा करते थे लोगों को। नवाब असुद्दीन दौला डिवाइस्ड अ यूनिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग फूड टू द पीपल। इनके ऑर्डर से ही जो भी हेल्प के लिए आएगा, भी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आएगा, हेल्प के लिए आएगा, उसे फूड भी दिया जाएगा। वुड बी पेड वेजेस एंड गिवन फूड। जो फूड था वो बड़े कैलरॉन, बड़े बड़े कढ़ाइयों में बनाया जाता था। राइस, स्पाइसेस, मीट को साथ में बना के लो हीट पे पकाया जाता था, तो वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। और जो नवाब थे उन्होंने अपने रॉयल शेफ्स को ऑर्डर दिया था कि हमेशा इम्प्रोवाइज़ करते रहें न्यू डेलिकेसी को, और इस डेलिकेसी को ही आज बिरयानी कहते हैं। ये है बेटा बारा, इमाम बारा कॉम्प्लेक्स लखनऊ का। अब आई हैदराबाद की बारी। हैदराबाद के फाउंडर थे मीर कमरुद्दीन खान। ये बहुत ही पावरफुल नॉबल थे। किसके? मुग़ल एम्परर फ़ारूक शेर के कोर्ट में, मुग़ल एम्परर फ़ारूक शेर के कोर्ट में बहुत ही पावरफुल नॉवल थे कमरुद्दीन खान। इन्हें डेक्कन का गवर्नर बना के भेजा गया भाई मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने इन्हें डेक्कन का गवर्नर बनाया और भेज दिया गया। इन्होंने यहाँ पर ओवरथ्रू किया सैयद ब्रदर्स को, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था। ठीक है, एज देवर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग फ़ारूक शेर द एम्परर। फ़ारूक शेर को एम्पायर बनाया था सैयद ब्रदर्स ने, तो इन्होंने उनका काम तमाम कर दिया। कमरुद्दीन ने किसका काम तमाम किया? सैयद ब्रदर्स का। सैयद ब्रदर्स को क्या कहा जाता था? किंग मेकर्स। किंग मेकर्स किसको कहते थे? सैयद ब्रदर्स को। किसको किंग बनाया था इन्होंने? फ़ारूक शेर को। इन्हें बहुत सारे टाइटल दिए जाते हैं, बहुत सारे टाइटल दिए मुग़ल एम्परर्स ने इन्हें बहुत सारे टाइटल्स दिए। एम्परर औरंगज़ेब, फ़ारूक शेर, मोहम्मद शाह कन्फर्ड ऑन हिम द चिनक्लीज खान। अब कौन कौन से राजा थे जिन्होंने टाइटल दिए? औरंगज़ेब, फ़ारूक शेर, मोहम्मद शाह, चिनक्लीज खान, निज़ामुल मुल्क, अशरफ जहाँ, ये सारे टाइटल मिले। फिर इन्होंने असफ जाही डायनेस्टी बनाई और फिर डेक्कन को गवर्न किया इंडिपेंडेंटली 1724 से 1748 तक। इसने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया। ही कंसोलिडेटेड हिज होल्ड ओवर द रीजन एंड चेक द ग्रोइंग पावर ऑफ मराठा। अपने फुट होल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाया, एम्पायर को कंसोलिडेट किया और फिर मराठास की जो बढ़ती हुई पावर थी उसको रोका। ये जो प्रोविंस थी मेड रिमार्केबल प्रोसेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ मीर कुमारुद्दीन खान। ठीक है, इनके जो सक्सेसर थे फिर उन्हें निज़ाम कहा जाने लगा। मीर कमारुद्दीन खान की डेथ के बाद इनके जो डिसेंडेंट थे वो सक्सेशन के स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गए। मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूं की लड़ाई यहाँ पर भी चल गई। बहुत सारे मराठास ने इसका एडवांटेज लिया और इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए हैदराबाद पर अटैक कर दिया और उनके ऊपर चौथ इम्पोज कर दी। जो ब्रिटिश कंपनी थी वो भी निज़ाम्स को वो भी देखती थी कि निज़ाम्स कोरोमंडल कोस्ट के पे बहुत ज़्यादा एरियाज़ को ऑक्यूपाई ना कर लें, जो कि रिच था, टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया भी था। तो जो ग्रोथ थी हैदराबाद की उसको एक तरफ से देख रहे थे मराठास उनको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और ब्रिटिश इस पर्टिकुलर टाइम तक एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी बन गई थी। कहाँ पर? डेक्कन में। अब हम फैक्ट कॉर्नर देखेंगे। जो चौथ है और जो सरदेशमुखी है ये टैक्सेस हैं जो मराठा एम्पायर इंडिया में इम्पोज की थी। चौथ का मतलब है कि आपके ऊपर एनुअल 25% टैक्स आपको देना पड़ेगा।
ये आपकी ज़मीनों के ऊपर लगते थे, ठीक है। इट वॉज लेवाइड ऑन द लैंड विच वर अंडर नॉमिनल रूल, मुगल रूल के अंदर जो ज़मीन है उनके ऊपर लगते थे। और जो सरदेशमुखी था ये एडिशनल 10% टैक्स था चौथ के बाद। इट वॉज ट्रिब्यूट पेड टू द किंग, और ये किसके लिए था? किंग के लिए। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. मैसूर पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में।